ये क्लियर है? हम कोशिश करेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन का आइडिया लगाने के लिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, v नॉट वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है और रेडियस मास m है, रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है। मैं कह रहा हूं कि v नॉट इक्वल टू ओमेगा r है, पहला केस। इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन लग रहा होगा? अगर मान लो तुमने इसके फ्रिक्शन लगा दिया पीछे की डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन तुमने इसके फ्रिक्शन लगा दिया, तो v नॉट धीरे धीरे क्या होना चाहिए और ओमेगा क्या होना चाहिए? तो कभी ऐसे देखें किसी चीज को रुका तो क्या स्पीड करने लग जाती है, देखो क्या पता फ्रिक्शन किधर लगा, किधर भी लगा, आगे लगा दो तो ओमेगा डिक्रीज होने लग जाएगा और v नॉट बढ़ जाएगा, है ना? ये बिल्कुल वही बात है, कोई चीज कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही तो टॉर्क की जरूरत नहीं है, कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो फ्रिक्शन की जरूरत, कोई फोर्स की जरूरत नहीं। अब समझ में आ गई? इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, v नॉट इज कांस्टेंट, समझ में आ रही है बात? v नॉट इज कांस्टेंट। सेकंड केस, v नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट इनटू r। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? तो ग्राउंड के ऊपर, जस्ट होगी इसके ऊपर, v नॉट ज्यादा है, v नॉट माइनस ओमेगा r, तो इस पॉइंट के रिलेटिव ये पॉइंट किधर जाएगा? आगे, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, तो फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। आया, फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। तीसरा केस, v नॉट इज लेस देन ओमेगा नॉट इनटू r। बोलो, फ्रिक्शन कितना लगेगा? फॉरवर्ड लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ, जिसके लिए ये पीछे जा रहा था, फ्रिक्शन इस पे आगे, फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चौथा केस, v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट r, v नॉट इज इंक्रीज। बड़ा पूछो क्या? अगर मान लो इसने तुमने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो v नॉट डिक्रीज होना चाहिए, तो v नॉट तो इंक्रीज हो। तो चलो अगर तुमने आगे लगा दिया तो v नॉट तो बढ़ेगा लेकिन ओमेगा नॉट घट जाएगा, है ना? तो v नॉट बढ़ना चाहिए तो ओमेगा नॉट भी बढ़ना चाहिए, तो कुछ ऐसी जगह आके आप फंस जाओगे। तो जब ऐसी जगह आके फंस जाओगे तो फंसना है ही, है ना? तो इस हमले एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप फ्रिक्शन के बारे में देख के आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो जब आइडिया नहीं लगा पा रहे तो क्या करो? आइडिया मत लगाओ, बिल्कुल सही बात, मिटा दो ना इसको। तो आइडिया मतलब आइडिया क्या काम है जल्दी नहीं करना, तो मतलब सिंपल एक चीज जानता हूँ कि जहाँ पे आइडिया लग पाए ना वहां पे तो लगा लो, और जहाँ नहीं लग पाए ना तो मतलब ठीक है। अब कई लोग प्रैक्टिस के साथ साथ में सही आइडिया लगाने लग जाएंगे और कई लोग गलत आइडिया लगाएंगे तो भी आंसर सही आ जाएंगे, अजीब बात है, ऐसा होता है। जैसे तो मैं सिंपल एक बात कहूँ, m मास r रेडियस i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर मैं यहाँ पे f फोर्स कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, और ये प्योर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने ये नहीं बताया क्या ऑब्जेक्ट है, r रेडियस है, कोई भी चीज हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताओ फ्रिक्शन की तरफ मान लो पीछे की तरफ, अगर आप फ्रिक्शन मान लो पीछे की तरफ,
तो ये तो पक्की बात है, ये फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पीछे तो होगा, ये चीज घूम के तो आगे ही जाएगी, ये तो सब जानता है। या पीछे जाने लग जाएगी, ऊपर से फोर्स लगोगे नहीं जाएगी ना। तो आप पहली इक्वेशन बनाए हुए f माइनस f शुड बी इक्वल टू m इनटू h, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके अब नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, सिर्फ एक का टॉर्क होगा, किसका, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, F into R should be equal to I into alpha। सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, A equal to R alpha। इस पॉइंट का एक्सप्रेशन देख लो, कोई ग्राउंड का होना चाहिए, तो R alpha should be equal to A। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मेरे को F की वैल्यू क्या आएगी, सर F फोर्स का टॉर्क नहीं होगा, ओ माय गॉड बिल्कुल होगा, ये टॉर्क ज्यादा होगा। अब ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने नॉर्मल और एनर्जी का ही देखा है ना, सेंटर मान। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, एफ की वैल्यू निकाल लोगे, हां फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली आपको। पूरी नहीं है इक्वेशन सॉल्व, नहीं हो सर, वो एफ कट ही जा रहा है, f minus f equal to ma, फिर लिखा, अरे यार ये तो टॉप ऐड हो गई, ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा, आई बात समझ, यस अब हो जाएगा। तो इज इक्वल टू i i का वैल्यू डालना है, i minus m स्क्वायर अल्फा वैल्यू, क्या ये आ रहा सॉल्व हो गया, हां ये आ रहा है। इस बार आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या मानी थी, अब एक बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे मान लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, f plus f equal to ma, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, f into r minus f into r should be equal to I alpha और a equal to r alpha। सॉल्व करो, देखो क्या है, f equals to m minus r by r square into a1, बस इनको इन्वर्स करना है m और i। मेरे हिसाब से इससे जो f की वैल्यू आ रही है ना,
अल्फा स्क्वायर m अल्फा r स्क्वायर माइनस i अल्फा a/2। अब एक मजे की बात है, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, m की वैल्यू पुट करो, i की वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे ना, सॉलिड स्फीयर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, ये 2/5 आएगा, है ना, तो 2/5 को 1 में से माइनस करोगे तो 2/5 तो वैल्यू 1 से छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मींस आपने फ्रिक्शन माना इधर और ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना यार, आपने इधर मान लिया, गलत आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब आपने मान लिया अपोजिट डायरेक्शन, आप इससे मान के सॉल्व करते, अब सॉलिड स्फीयर पुट करो, देखो क्या आता है, 2/5 पुट करो, पॉजिटिव से मतलब जो f की डायरेक्शन मानी वो सही है, आया ना, ये कैसे होता है, इसलिए हमने पिछले वाला में क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन में ये वो सिचुएशन है ना जिसमें प्योर रोलिंग हो रही है और ए भी है, सर फोर्स के साथ लेकिन एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी भी तो इंक्रीज करेगी, तो हो तो रही है, इससे किसने मना किया, सिमिलर तभी बोला ना, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी भी एक आपने एक एग्जांपल दी ना जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हां ओमेगा r, हां दोनों दोनों साइन अब सुनो, ये वैल्यू पुट करोगे तो सॉलिड स्फीयर की f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो अगर आप इधर की डायरेक्शन मान के चलोगे और आपकी डायरेक्शन सही है तो सॉल्व होने पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, आपने इधर की वैल्यू मान ली, सॉल्व कर लिया, f की वैल्यू पुट किया आपने, सॉल्व किया, अगर f की वैल्यू नेगेटिव आएगी इट मींस आपकी एज्यूम डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन से लग रोकने वैल्यू। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो ये जो है ना एक हॉलो सिलेंडर है, अब बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी, इसके अंदर पुट करो, यार रिंग ही तो हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है, हां तो जीरो आ रहा है, क्या दिक्कत है उसमें, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हां है ना, तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, देखो इसमें भी जीरो ही आ रहा होगा, हां है ना, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर है ना फ्रिक्शन की डायरेक्शन का बड़ा टेढ़ा काम है, फील आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मान लो कोई भी डायरेक्शन सॉल्व कर लो, तो फ्रिक्शन जीरो कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं लग सकता यार, क्यों नहीं लग सकता, आ तो रहा है, हाँ फॉलो इसलिए लगा तू और कुछ आएगा आंसर, सबके लिए अलग अलग आंसर आ रहा है, तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें, सर आ रहा है वो किसी बात की समझ नहीं आ रही, तेरे को समझना क्या हुआ, समझना ये नहीं समझ में आता, ये तो प्रॉब्लम है, तरीका ऐसे सॉल्व करना है, इट इज नॉन इंक्लूडेड ना यार, तभी तो मैंने तरीका बताया कि यार जब नहीं पता चल रहा है डायरेक्शन का तो क्या करो, कोई भी डायरेक्शन मान के सॉल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा, तो बोलेगा आगे लगेगा पीछे लगेगा, पता चलिए कि जल्दी लगेगा, जीरो लगेगा, पता क्या चलता है, तेरे को लगा लगना चाहिए, सही बात है, तो कई बार जो लगता है वो होता नहीं है और जो होता है वो लगता है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में, इसका मतलब ये है कि अगर ये सिलेंडर और ऊपरी वाले पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो अगर ये रेस्ट पे था तो ये शुरुआत से प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, क्योंकि इसको फ्रिक्शन चाहिए नहीं प्योर रोलिंग करवाने के लिए, लॉजिक का तो मतलब यही हुआ है ना, लेकिन यही अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर हुआ और ये फ्रिक्शन लेस फ्लोर अगर आप इसको खींचोगे तो ये कभी भी प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग करवाने के लिए इस टाइप की फ्रिक्शन की जरूरत है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में अच्छी तरह से, अब मेरे को ये बात बताओ, मैं एक ऐसी चीज पूछूं कि यार ये है आपके पास सॉलिड सिलेंडर, ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, आप ये बताओ इस पॉइंट से रेडियस आर, मास है, इस पॉइंट से किस साइड पे मैं इस पे फोर्स लगाऊं ताकि फ्रिक्शन जीरो लगे और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, मेरी बात समझ में आ रही है,
क्या करोगे तुम? इसको तो मिटा दो तो समझ में आएगा। ये एक्चुअली थ्योरी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। थ्योरी खत्म हो चुकी है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। जब फ्रिक्शन के बारे में बात आएगी तो तुम फंस जाओगे। तो देखो सबसे पहली बात है फ्रिक्शन की तरह मानोगे क्या? देर भी नहीं मानोगे। जब तुम्हें पता है बिना फ्रिक्शन के प्योर रूलिंग स्टार्ट होनी, तो मान लोगे क्या? आए ना, मान के क्यों टाइम वेस्ट कर। बस तुम्हें ये पता है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना होगा, ध्यान दे रखा है एच आई के ऊपर, तो कितना होगा? should be equal to I to alpha। I कितना है? 2/5 m हाफ m r स्क्वायर इनटू अल्फा। और दूसरा क्या होगा? f should be equal to m into a, है ना? और a किसके बराबर होना चाहिए? r अल्फा, है ना? a दूसरे से डिवाइड कर दो, इससे a गया, m से m गया, r से r गया, अल्फा से अल्फा गया, तो h की वैल्यू कितनी आती है? r/2। इसका मतलब अगर आप सॉलिड सिलेंडर पे r/2 हाइट पे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्योर रूल। इट मींस अगर आप इस पॉइंट पे, अगर आप इस पे हिट करते हो, इस डायरेक्शन में आप इस पे, इस पॉइंट पे हिट कर देते हो, तो डायरेक्ट क्या करेगा? ये बात समझ में आया ना? कई बार क्वेश्चन होता है कि बिलियर्ड बॉल पे किस साइड पे हिट करूं ताकि वो फटाफट प्योर रूल स्टार्ट कर दे। तो आप देखो बिलियर्ड्स खेलते हुए कई बार एक जगह पे हिट करते हो तो थोड़ी स्किड कर जाती है, एक पोजीशन होती है जिस पे हिट करते तो पहले से रोल शुरू हो जाता है, प्योर रूल स्टार्ट होती है, जबकि मारता तो इंपल्सिव टॉर्क ही है। तो सेंटर में लगा जब जो सेंटर पे लगा मतलब फ्रिक्शन कितने लगेगा? जैसे मान लेते इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, अब तो तेरी मजबूरी है, तेरे को देख के पता चल जाएगा फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पूछ क्यों? अगर तू इधर फ्रिक्शन लगा देगा तो घुमाएगा कौन इसको? चलने के लिए आगे प्योर रूल करने के लिए इसको घूमना तो ऐसे होगा, और तो फ्रिक्शन इधर लगा देगा तो कैसे होगा? आया? तो तेरे को मजबूरी है कि तेरे को किधर लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। आया? इस केस में फ्रिक्शन किधर लग रहा था? आगे की तरफ लग रहा था। तो आपका जो साइकिल का व्हील होता है वो ऐसे ही तो होता है, यहाँ पे चेन होती है, यहाँ पे चेन स्लैग होती है, यहाँ पे टाइट होती है। तो इस पे जो व्हील है इसके ऊपर इधर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है ना, जब पेडल करते हो। आया? और जिस केस में आप सेंटर पे फोर्स होते है, आगे वाला टायर है इस पे ऐसे टायर लगा रहता है उसके अंदर, आया ना? तो उसमें तो जो भी फोर्स इधर ही लगता है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो लगता नहीं, तो मजबूरी है इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, पीछे लगेगा, क्योंकि इस पे अगर फोर्स भी लगेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। आया ना? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो पक्की बात है जब तुम साइकिल पे पेडल मारते तो पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। तभी तो गाड़ी चलती है, तभी तो साइकिल चलेगी आगे की तरफ, फ्रिक्शन ही तो चलाते हैं, स्मूथ सरफेस पे नहीं चल सकती। आया? और जब पेडलिंग करना बंद कर देते हो फिर एक्चुअली पता क्या लगना तो किधर भी नीचे था, लेकिन हल्की सी डिफॉर्मेशन होती है ग्राउंड में, जिसके कारण जो नॉर्मल है ना वो यहाँ से पास आउट होता है, कुछ यहाँ से पास आउट होता है। हाँ यार, कुछ आगे पीछे से पास आउट हो जाता है, जिसके कारण वरना प्योर रोलिंग करवाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किसी चीज को आप इस तरह से आइडिया लगाओ, एक फुटबॉल है उसमें हवा भर दो पूरी और फिर लुढ़काओ, दूर तक जाती है, हवा कम हो जाती है, फिर लुढ़काओ, क्यों? नीचे कुछ डिफॉर्मेशन आ गई, आया ना? डिफॉर्मेशन आ गई है, इसका मतलब ये है कि जो फुटबॉल थोड़ी सी हो गई है ना, इसके पास नॉर्मल को शिफ्ट होने की जगह है, आया ना? जो इसके इस मोशन को ऑफसेट कर देगा ओमेगा को, तो कम कर देगा, आया ना? तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअली में हमेशा कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होती है जब टायर चलता है, इसीलिए साइकिल के जब जैसे जैसे चलती जाती है तभी खूब हवा भर देते हो,
तो बड़ी सही जगह चलती है, बड़ा कमजोर आता है चलाने में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट होने की जगह ही बहुत ही कम होती है, तो उसका जो नॉर्मल का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बड़ा कम होता है। और जब हवा निकल जाती है, फ्लैट हो जाता है टायर, तो नॉर्मल को शिफ्ट होने की जगह मिल गई। अब नॉर्मल को शिफ्ट होने की जगह मिल गई तो तुम्हें पता है साइकिल पंचर आती है, बड़ा जोर आता है चलाने में, हाँ या ना? जबकि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, हाँ या ना? फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन के लॉजिक के हिसाब से तो हवा निकलने के बाद में भी उतना ही जोर आना चाहिए, और बिना पूरी हवा तो भी उतना ही जोर आना चाहिए, लेकिन फिर भी जोर अलग अलग आता है। आज में पता चल गया तो जोर क्या मौत है। बात इतनी शानदार है, क्या कर सकते हैं, हाँ या ना? मेरे को लगता है आज काफी कंफ्यूजन दूर हुई होगी इतने सी बात से। कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है रिकॉर्ड हो रहा है, मिटा दो। अब ऐसे इसमें लिखोगे भी क्या? अब तो तुम सुनते ही जाओ, क्वेश्चन करने पे दो करना। अब लगती है ना बात, यार रियली में इससे पहले चीजें हो रही थी, आज पता चला चीजें हो रही कैसे है। तो फिजिक्स आंसर देती है हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, है ना? अब सुनो अगली बात। अगर मान लो ठीक है, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रफ सरफेस। आपको ये बताने से एक्सीलरेशन क्या होगा? मैं मान के चल रहा हूँ ये क्या कर रही है, प्योर रूल कर रही है, क्या कर रही है, प्योर रूल। फोर्स कौन से लग रहे हैं? सेंटर पे लगी है, नॉर्मली इधर से ऑर्बिट के तो पास होने के लिए है ही मार्जिन ही नहीं। एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? ये क्या होगा? एमजी, और ये क्या होगा? नीचे जाते वक्त इसकी स्पीड बढ़ती है घटती है? तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? तो फिर घूमेगी कैसे? तो प्योर रूलिंग होने के लिए जब ए बढ़ रहा है तेरा, हाँ या ना, तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। अब जरा बता ना, सेंटर मास से वो टॉर्क कौन लगाएगा? एमजी टॉर्क लगा नहीं रहा, नॉर्मल टॉर्क लगा नहीं रहा, तो कोई तो टॉर्क लगाएगा घुमाने के लिए, तो फ्रिक्शन जी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कई बार आपको पता चलेगा, कई बार आपको पता नहीं चलेगा। जब नहीं चले तो कोई बात नहीं, कुछ भी लगा के सॉल्व करो, और जब पता चल ही रहा है तो फिर यार कॉमन सेंस को यूज करो। अब बताओ कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए उसके लिए? अच्छा, तो ये डायरेक्ट फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऐसी बातें करते एकदम गवार में। ए एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और अल्फा इसका ही होगा। ए की इक्वेशन बोलो, ट्रांसलेशन mg माइनस f इक्वल टू पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बोलो mg cos थीटा। चलो ये भी मान गया तुम्हारा, पर ये कोई काम नहीं है, चल फिर भी बोल दिया तुमने तो लिख दी। और टॉर्क की इक्वेशन बना, रोटेशन पर टॉर्क की इक्वेशन नहीं बना रहे,
है ना, बोलो F into R इक्वल टू आई अल्फा। ए की वैल्यू सॉल्व करके पता चल क्या है। एक इक्वेशन तो है a इक्वल टू आर अल्फा। अब बताओ a की वैल्यू क्या है, समझ गए मेरी बात? mg sin theta divided by m plus I upon mg sin theta division by m plus m r square plus I divided by r। ये यस सर, बहुत बढ़िया। ये बात अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो इसका एक्सीलरेशन क्या होता? सॉल्व कर रहे हैं, देख के पता चल जाएगा। m r स्क्वायर, m कॉमन निकल जाएगा, m से r स्क्वायर से r, चल 5 mg sin theta divided by 7। तो सॉलिड स्फीयर बोला है हां, 2/5 तो 5/7 आएगा, 5/7 की sin theta। हां है। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर ये किसके बराबर आएगा? 5 गलती से भी 7/5 मत कर देना, क्यों एक्सेलरेशन g से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन तो ऊपर ही लग रहा है और g का एक कंपोनेंट ही लग रहा है। तो क्या आएगा 5/7 g sin theta for hollow sphere 3g sin theta upon 3/4 hollow sphere 2/3 होगा, तो क्या हो जाएगा 3/5। हां 3/5 for solid cylinder
तो हो जाएगा 2g divided by 3 2g सेंटीमीटर। सही बात है फॉर हॉलो सिलेंडर and g sin theta by 2। नहीं बात बताओ अगर इन सारी चीजों को एक साथ छोड़ा जाए who will win the race incline के ऊपर हॉलो सिलेंडर जीतेगा यस पक्का 5/7 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 और इसकी वैल्यू क्या होती है तो किसकी वैल्यू ज्यादा है तो who will win the race कैसे गंदी बातें करते हो तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू ज्यादा और कौन सी वैल्यू कम है मतलब सीधा सामने लिखा हुआ है कि किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा और मैं पूछ रहा हूँ who will win the race और तुम कह रहे हो कि हॉलो सिलेंडर बैन कर लो ठीक है तो who will win the race उसके बाद में उसके बाद में सर उसके बाद सॉलिड सिलेंडर जीतेगा क्योंकि उसकी 0.66 आएगी और हॉलो का 0.6 आएगी तो बाद में कौन जीतेगा सॉलिड सिलेंडर उसके बाद में हॉलो स्फीयर उसके बाद में सबसे लास्ट में वही आएगा लॉजिक आ गया समझ हर केस में फ्रिक्शन भी निकाल लो यस सर अब फ्रिक्शन भी सॉल्व कर सकते हो फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा आई अल्फा बाय आर। अब तुम सॉल्व कर लो ठीक है इसी को i by r स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर लो आई करना है अल्फा यार a by r आएगा ना तो i by r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ये लो ये फ्रिक्शन आ जाएगा हाँ ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है प्योर ओली के लिए सॉलिड स्टेट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है अगर मैं कहता हूं ये फ्रिक्शन की वैल्यू है लेस देन mu into mg into cos थीटा तब तो क्या हो जाएगा प्योर ओली अरे भैया जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है इतना ही चाहिए वो मिल जाएगा लेकिन अगर h की वैल्यू ज्यादा हो जाए mu mg cos थीटा तब क्या होगा फ्रिक्शन सीडिंग होगी हां फ्रिक्शन सफिशिएंट क्या होगी सीडिंग होगी तो ऐसा होता है क्या बिल्कुल होता है सर मैं पूरा पूरा बोल रहा हूं भाई हो जाता है तेरे सामने तो लिख रहा हूं और कैसे होगा मैं देखना सॉल्व करके देख लेना करके एक इंक्लाइन बना देना ठीक है उस पे हो जाएगा किया हुआ मेरा अब इधर ध्यान दे अब टाइम का मैं तो इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं अब इधर देखो स्किडिंग होगी देन हु विल विन द रेस सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर हॉलो चलो जब स्किडिंग होगी तो फ्रिक्शन क्या लगेगा ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है ये लगेगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काइनेटिक में तो ये है कि क्या करेंगे क्या करोगे mg sin थीटा माइनस mu mg cos थीटा इक्वल टू m into a आई तो नहीं आएगी देयर विल बी टाइम अगर स्किडिंग होगी तो सब एक साथ पहुंचेंगे बात समझ में आएगी क्योंकि उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक का फार्मूला क्या है mu into m वो तो mg cos थीटा तो सबका सेम ही है अगर सेम मास जो भी है mg sin थीटा माइनस mu mg cos थीटा डिवाइड बाय m आंसर क्या आ जाएगा g sin थीटा माइनस mu mg cos थीटा यही है सर क्या करना कोई ऑप्शन नहीं है सो देयर विल बी टाइम ए बताओ एक बड़ा सॉलिड स्फीयर एक छोटा सॉलिड स्फीयर हु विल विन द रेस देयर विल बी टाइम यहां पे r कहां है एक्सीलरेशन में मैंने बताना था इनको ये तो
ना m आ रहा है ना r आ रहा है, ये फ्री फॉल थोड़ी है यार, ऐसे अपनी मर्जी से फ्री फॉल बना दो। सर जैसे फ्री फॉल में सारे ऐसे नहीं करते, वो सॉल्व हो गया है इसलिए। इसका मतलब जहाँ पे भी एक्सीलरेशन मतलब मास से इंडिपेंडेंट हो जाओ, फ्री फॉल हो गया। कंस्टेंट में तो मास से इंडिपेंडेंट होता है एक्सीलरेशन, तो वो सारे फ्री फॉल है। तो फिर हाँ, इसका मतलब ना ही तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, mr स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखो, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो mr स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, सिर्फ उस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी तो सारी चीजें कटी जाती है ना, जैसे 2/5 mr स्क्वायर, r स्क्वायर से r mm कॉमन निकला है, तब क्या करेंगे, आया ना? क्या तो बेच वाले आ गए, स्कूल में डेरिवेशन पूछी जाती है, प्लस जीवी में कुछ पूछी जाती है डेरिवेशन, इसकी एप्लीकेशन। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। इसको तो लिख दो यार, क्योंकि पूछा भी जाए, 2 बार लिख सकते हो, कई बार करके भी लिख सकते हो। हमारे क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 15। तुम कितने आए हो? 7। ठीक है, 7 और 8, 15 ने ज्वाइन कर। ठीक है, आप भी होना चाहिए। मैंने मेरे हटा लिया, 2 दिनों को हटा लिया। अब लोग सीरियसली पढ़ने लग गए। आज कैसा लग रहा है, मतलब 3 क्लासें लगी है तो मतलब कैसा लग रहा है सर कैसा बीच में मतलब ठीक है ना, एक सर बढ़िया रुकते रहे से पढ़ना 3 दिन क्लासें। तो इतनी जल्दी किसने कहा था? तो 50 पे क्यों आए थे? 9 बजे का टाइम है। हाँ कोई बात नहीं, कल से बुला मिलेगा, तो चाबी तो मिले जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, चाबी तो मिले जाना, बनवा देंगे तुम्हें। कोई बात नहीं, पैसे भी मिलेंगे फिर तो। राहुल की तेरा राहुल, तेरा नाम राहुल है? मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, जाने से पहले करना चाहता अब एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं ना। पिछली क्लास में मैंने बोला था, अगर कोई चीज सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो कौन से पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करना चाहिए? ये फंडा समझा दिया था, इंज कोई फोर्स ही नहीं लगा था। ये डिस्क है, m मास r रेडियस, इस एक्सिस के अबाउट की ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। हुआ क्या, ऊपर से एक ग्लू की बूंद है, ग्लू जैसे फेविकॉल मारते हैं, इसका मास था m/2 और ये आगे है इसके r/2 डिस्टेंस पे आगे चिपक गई। समझ आ गई? आगे चिपक गई, तो इसका नया ओमेगा कितना होगा? तब सुनो, एंगुलर मोमेंटम क्या था इसका पहले?
m r omega m omega हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट ये नहीं चलेंगे ये बूंद आती है अभी चिपक गई है m/2 मास की तो अभी बूंद भी इसके साथ साथ घूमने लग गई होगी और नी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का प्लस m/2 इसका मास m/2 और ये डिस्टेंस कितनी r/2 तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा हाँ है ना और इनटू ओमेगा डैश कोई एक्स्ट्रा टॉर्क है नहीं है ना तो L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल तो ये कितना आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 9/8 5/8 1/8 प्लस हाँ ठीक है 5/8 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश mr स्क्वायर का है 4 ओमेगा डैश किसके बराबर आ गया 4/5 ओमेगा नॉट क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया एक क्वेश्चन और करके दो तीन क्वेश्चन करते हैं ऐसे एक चीज सोच लो ये डिस्क है बात नहीं है बिल्कुल तो इसको घुमाते नहीं है इसका m मास है r रेडियस है m मास है और r रेडियस है यहाँ पे एक बंदा है इस डिस्क पे ये इधर चलता है इसके ऊपर इसका मास है 2m इसकी पेरिफेरी पे चलता है तो अगर ये पेरिफेरी पे चलेगा तो ये डिस्क कैसे घूमेगी ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी ऊपर वाला क्यों बंदा क्या करेगा बंदा इस पे फोर्स पीछे लगाएगा जब पाँव से और इसके ऊपर फोर्स आगे लगेगा तो बंदा तो आगे चलेगा और डिस्क उल्टी घूमेगी अब जरा एक चीज देखो तुम्हें ये पता है ना टॉर्क किसके बराबर होता है dl/dt तो टॉर्क इनटू dt किसके बराबर आ गया dl आया क्योंकि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है डिस्क पे और मैन पे फोर्स लग रहा है आगे तो जो डिस्क पे टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है F/r है तो डिस्क का कितना एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा F/r/dt आया कौन सी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मैन का एंगुलर मैन के ऊपर क्या टॉर्क लग रहा है F/r और जितनी देर ये जमीन डिस्क के पीछे फोर्स लगेगा उतनी देर डिस्क इसके आगे लगेगी क्योंकि एक्शन रिएक्शन के सेम टाइम पे लगेगा तो मैन के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा टॉर्क इनटू dt तो जितना एंगुलर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में बढ़ेगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम इसका उस डायरेक्शन में बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए यही तो लॉजिक सर मतलब अपनी जगह पे चलता है ना चलेगा सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करते इन दोनों का अगर तुमने सिस्टम मान लिया समझ में आ गई मेरी बात यही तो किया था मैंने लिखवाई भी एक बार कि और एक बार ये भी सॉल्व करेंगे इंटरनल फोर्सेस के कारण नेट टॉर्क 0 है ना तो इंडिविजुअल के कारण तुम टॉर्क निकाल भी लोगे तो भी तो एंगुलर मोमेंटम एक का जितना बढ़ेगा दूसरे का घट जाएगा है ना तो मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर है ना डिस्क के ऊपर ये जो एक ग्रीन कलर का मार्क था डिस्क के ऊपर तो जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये मार्क कुछ इधर आ जाएगा सही बात है मैं एक चीज जानना चाहता हूं ये बात तो समझ में आएगी ना टॉर्क वाली तो I/ओमेगा तो मैं एक चीज कह सकता हूं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और मैन का I2 तो I1 ओमेगा 1 should be equal to I2 into ओमेगा 2
है अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 होनी चाहिए। I into ओमेगा क्या है एंगुलर मोमेंटम, जितना एक का बढ़ेगा दूसरा उतने का घटेगा। अब जरा ओमेगा 1 देखो क्या चीज है, d थीटा बाय dt, I2 क्या हो गया d थीटा 2 बाय dt। भाई दोनों सेम टाइम पे लगेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे तो I into I1 थीटा 1 should be equal to I2 into थीटा 2। है ना, है ना। It means जब ये बंदा इतना एंगल 90 डिग्री से घूमेगा इतनी देर में डिस्क कितने एंगल से घूमेगा, दोनों का I1 I2 बराबर है क्या? तो फिर पहले ये बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, डिस्क का या मैन का? कितना ज्यादा है? 3/2। हाँ 3/2 तो मेरे हिसाब से मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हां पे माइनस कर मैन का 2 मास स्क्वायर हो गया। हां तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3/2 बट डिफरेंस ठीक है टाइम्स हां तो एक का 4 टाइम्स है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स कम होना चाहिए ना। तो अगर मैन 90 डिग्री से घूम गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो व्हील कितने से घूम गया होगा, 360 डिग्री से घूम गया होगा। तो मतलब ये ग्रीन मार्क फिर से घूम के यही आ जाएगा जितने देर में बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैन अगर 30 डिग्री चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो व्हील कितने से घूम जाएगा, 120 से घूम जाएगा। अभी भी नहीं बस मैं ये कहता हूं कि बंदा कितना चलेगा कि ये व्हील के रिस्पेक्ट में पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा। रेशियो क्या होना चाहिए 1:4 का, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का कितना होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का। अरे यार मान ले ये ग्रीन मार्क इधर पहुंच जाए इतनी देर में ये इधर पहुंच जाए तो डिस्क के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री घूम गया ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ फिर से ग्रीन मार्क पे पहुंच जाए तो डिस्क के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री हो गया, अभी भी नहीं है बस। अरे यार ये बंदा चले तो ये भी तो पीछे चलेगा, तो पूरा ये जब ग्रीन मार्क यहाँ पहुंचेगा इतनी देर में ये यहाँ पहुंच गया होगा तो डिस्क के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री घूम गया है नहीं घूम गया, तो ये पूछ रहा हूं मैं। तो अगर ये डिस्क के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री घूम जाए तो मैं पूछ रहा हूं तो बंदा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूम गया, 90 डिग्री घुमा तो डिस्क के रिस्पेक्ट में उसने 1¼ सर्कल कंप्लीट किया क्योंकि उसके पीछे चला गया वो। अरे यार तो मैंने गजब लोग थीटा 1/θ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/4 कुछ ऐसा है। थीटा 1 + θ2 कितना होना चाहिए 2 पाई है, तो मैन वाला तो बन ही है ना, तो 1/5 into 2 पाई आंसर आ गया। अरे 72 डिग्री हो गया, सॉल्व क्या कर रहे हो। हाँ तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब बंदा कितना डिग्री एंगल घूम जाएगा 72 डिग्री घूम जाएगा, तो जब ये 72 डिग्री यहाँ से आएगा इतने में ये बीच वाला पॉइंट इसके यहाँ पे आ जाएगा, दोनों यहाँ पे। अब मेरी बात समझ आई लोग। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंदा पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट
है ना? एक तो क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ही हो गया कि बंदा किसके रिस्पेक्ट में, व्हील के रिस्पेक्ट में पूरा सर्कल कंप्लीट करते तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना घूम गया, तो सारे टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। इनसाइड व्हील के एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रहा है ना? एक क्लॉकवाइज बढ़ाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे लीनियर इंपल्स होता है वैसे एंगुलर इंपल्स होता है। और एंगुलर इंपल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और लीनियर इंपल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना? तो दोनों का एंगुलर इंपल्स तो सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उल्टा, तो एक का एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा दूसरे का क्लॉकवाइज उतना बढ़ जाएगा, तो दोनों का सब क्या हो जाएगा। बस यही तो बात, अभी भी नहीं है, बस आगे तो देख लो। जब वो नीचे आ रही होगी ऊपर से, तो वो जो नीचे उसके ऊपर रख दी, दोनों के बीच में स्किडिंग हुई, थोड़े टाइम बाद में एक साथ घूमना शुरू करी। मैं ये पूछ रहा हूँ, फाइंड द हीट लॉस दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक ही बात होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, बिल्कुल, और फाइनल निकालो, डिफरेंस कर दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mr स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फाइनल क्या है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। डिफरेंस कर दो, जो डिफरेंस है वो किस में चला गया, हीट में। अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर डिस्क, भैया अपर डिस्क तो पहले घूमी भी रही थी, घूमने लगी है, आया ना? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर डिस्क क्या, किसका काइनेटिक एनर्जी एक पर ऊपर वाली डिस्क की जो काइनेटिक एनर्जी हो, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन लोअर डिस्क, तो लोअर डिस्क की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन उसके लिए आ जाएगा। अरे यार, जिसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज करोगे वो उसके ऊपर वर्क आ जाएगा, बात खत्म। कोई फाइट है क्या, लॉजिक समझ आया? पक्का? एक और ये तो लिखा है तुमने, सॉल्व करके तो नहीं होता है। हार्ड तो नहीं है, तो बस कल लास्ट लेक्चर है, अभी तक ही हार्ड नहीं है, तो आगे भी कैसे हो सकता है। रिजेक्ट में मेरे 2 लेक्चर और हैं तुम्हारे, आज के बाद में 2 लेक्चर, कल के और उसके बाद में 2 लेक्चर और आएंगे शायद। सर रोज नहीं होगा, रोज है क्या? तो फिर ठीक है, 2 दिन और क्लास है, आज तो हो गया, कल तो हो गया, 2 लेक्चर और 3 मिनट टाइम तो बचे ही, ग्रेजुएशन खत्म करा दूंगा। सर कह रहे क्लास रोज है, रोज कहाँ पे? रोज नहीं होगा। अच्छा, तो चलो और बता, ये मान लो प्लॉट है, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है, दिस इज जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, समझ में आ गई बात? हॉरिजॉन्टल उस पे रख रहा हूं, तो क्या है जी, जी अंदर की तरफ है, दैट इज टेबल दिखा रहा है, टेबल के ऊपर से देख रहा है, मास m, लेंथ l, m मास की एक बुलेट है, m मास की एक बुलेट है, v नॉट वेलोसिटी से आती है और इसके अंदर आके यहाँ पे इम्बेड हो जाती है, तो इम्बेड होने के बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी निकालनी है, तो ध्यान से देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या है, बात 0 को भी नहीं करना, सिर्फ किसका है, पहले ये बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना चाहिए, क्यों, ये जब हिट करेगी, अगर ये पॉइंट फिक्स होगा, फिक्स नहीं होता तो ये कुछ पीछे जाता या कुछ आगे जाता, कुछ भी जाता, तो इस हिंज ने इसको रोक के रखा है ना, तो ये हिंज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो अगर किसी पॉइंट के अगर आप टॉर्क देखोगे तो हिंज फोर्स इधर से जा रहा होगा, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0,
है ना, इसने इस पे इधर फोर्स आ गया, इसने इस पे इधर फोर्स आ गया, उनका तो टॉर्क जीरो इस पॉइंट के वो दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, सिस्टम वाली तो इंटरनल फोर्स हो गई, और इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट का वो जीरो है, तो कुल मिला के इस पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया, जीरो। एंगुलर मोमेंटम क्या कर दोगे, तो कर दो ना है, तो एल इनिशियल किसके बराबर जीरो प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, नॉट इनटू एल, एक चलते हुए पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम है, तो एल फाइनली किसके बराबर है, m plus m 1/3 ml square plus ml square, पार्टिकल भी तो इम्बेड हो गया ना, साथ में घूम रहा है, should be equal to ओमेगा, ये कितना आ जाएगा 4/5, m से m गया, l से l गया, आया ना, ये आ जाएगा 5 v naught by 3 v naught by 5l, 3 v naught by 5l, आया ना, आगे बात समझ, अगर ये इसकी जगह मिड पॉइंट पे हिट करती है बुलेट आगे, क्या चेंज आता है उसमें, इनर्शिया भी चेंज करो और एंगुलर मोमेंटम भी क्या जाता है, L मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ओमेगा यार अब हमेशा कर ही सकते हैं, है साइमल्टेनियसली दो बुलेट आ गई, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, लग रही m मास है और v नॉट वेलोसिटी, चेंज क्यों नहीं होगा, एंगुलर इंपल्स देख, कुछ इसका ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम होगा, तो शुरुआत में अगर कुछ नेट एंगुलर मोमेंटम है तो बाद में भी तो होना चाहिए, दोनों इम्बेड होने के बाद में भी, ये तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे लीनियर मोमेंटम करते हैं। चलो कल का एक लेक्चर और लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद में तुम फ्री।